रिलेशंस। चलिए हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस या प्रशासनिक संबंध। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस या प्रशासनिक संबंध। सबसे पहला लिखेंगे आर्टिकल 256। सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 256। लिखेंगे एज पर आर्टिकल 256 अनुच्छेद 256 के तहत। एज पर आर्टिकल 256 या अनुच्छेद 256 के तहत अ स्टेट कैन यूज, लिखेंगे अ स्टेट कैन यूज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अ स्टेट कैन यूज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ओनली without affecting the administration of a union. A state can use its administrative power without affecting the administrative या without affecting the administration of a union. हिंदी में लिखेंगे राज्य अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल, राज्य अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल केंद्र के प्रशासन को बाधित किए बिना ही कर सकता है। राज्य अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल केंद्र के प्रशासन को बाधित किए बिना ही कर सकता है। कहने का मतलब राज्य अपने प्रशासन में कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा या कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे केंद्र के प्रशासन को नुकसान पहुंचे या जिससे संघीय प्रशासन बाधित हो, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में संघ मजबूत होता है और राज्य उसके कंपैरिजन में क्या होता है, कमजोर होता है। लिखेंगे नेक्स्ट एज पर आर्टिकल 257। लिखिए एज पर आर्टिकल 257 अनुच्छेद 257 के तहत। एज पर आर्टिकल 257 अनुच्छेद 257 के तहत लिखेंगे देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंट्रोल of union over states. There is a provision of control of union over states. लिखेंगे अनुच्छेद 257 के तहत, अनुच्छेद 257 के तहत राज्यों पर, अनुच्छेद 257 के तहत राज्यों पर संघ के नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 257 के तहत राज्यों पर संघ के नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। तो हम सब जानते हैं We have taken the unitary powers from the Constitution of Canada. हमने कनाडा के संविधान से संघात्मक शक्तियां ली हैं, अडॉप्ट की हैं। और यदि हम संघात्मक शक्तियों के बारे में बात करें तो उसका मतलब ही क्या होता है, संघ का मजबूत होना और राज्य का उसके कंपैरिजन में कमजोर होना। तो हमारे देश में हमेशा संघ का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो स्टेट पर या राज्य पर बना रहता है। कैसे बना रहता है भाई, आप जानते हैं संघ का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि राज्य की कार्यपालिका का हेड होता है, जिसे हम गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल कहते हैं। और राज्यपाल, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना ही तो संघ का राज्य पर नियंत्रण क्या करना है, लागू करना है। लिखेंगे नेक्स्ट एज पर आर्टिकल 258। एज पर आर्टिकल 258 यूनियन हैज द पावर। एज पर आर्टिकल 258 यूनियन हैज द पावर, यूनियन हैज द पावर टू गिव वर्क्स टू, यूनियन हैज द पावर टू डायरेक्ट और टू गिव वर्क्स टू द स्टेट। लिखेंगे अनुच्छेद 258 के तहत संघ को, अनुच्छेद 258 के तहत संघ को राज्यों को कार्य सौंपने की शक्ति प्रदान की गई है। संघ को राज्यों को कार्य सौंपने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि संघ चाहे, यूनियन चाहे तो राज्यों को कार्य सौंप सकता है या राज्यों को कार्य प्रदान कर सकता है। इसके बाद लिखिए फाइनेंशियल रिलेशंस। हिंदी में आप लिख सकते हैं वित्तीय संबंध। फाइनेंशियल रिलेशंस या वित्तीय संबंध, जिसमें आपको केवल और केवल याद रखना है एक आर्टिकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है और यही एग्जाम में पूछते हैं। लिखिए आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280। और आर्टिकल 280 में है, लिखेंगे द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखेंगे भारत का वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का वित्त आयोग। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया या भारत का वित्त आयोग। लिखिए आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। लिखेंगे आफ्टर एवरी 5 ईयर्स या प्रत्येक 5 वर्ष के बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश अ फाइनेंस कमीशन। लिखेंगे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश अ फाइनेंस कमीशन।
राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। लिखेंगे विच विल बी कंप्राइज्ड ऑफ 1 चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। लिखेंगे जो एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बना होगा। विच विल बी कंप्राइज्ड ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, जो कि एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिखेंगे वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लिखेंगे द टर्म ऑफ द चेयरमैन। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 इयर्स और 65 इयर्स एज। जो भी वह पहले पूरी कर लेगा उसी पर उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। लिखिए एलिजिबिलिटीज फॉर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। लिखेंगे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए योग्यताएं। वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए योग्यताएं। एलिजिबिलिटीज फॉर द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए योग्यताएं। तो किस किस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है? लिखेंगे द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द फॉलोइंग पीपल। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द फॉलोइंग पीपल एज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। लिखेंगे राष्ट्रपति निम्न व्यक्तियों को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति निम्न व्यक्तियों को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे द पर्सन हु इज एलिजिबल। द पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अ कैग। वह व्यक्ति जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनने की योग्यता रखता हो। द पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अ कैग। वह व्यक्ति जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनने की योग्यता रखता हो। सबसे पहली कंडीशन। दूसरा लिखेंगे सेकंड पॉइंट द पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अ हाई कोर्ट जज। वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। द पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अ हाई कोर्ट जज। वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा लिखेंगे द पर्सन हु हैज अ गुड नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। अ पर्सन हु हैज अ गुड नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। वह व्यक्ति जिसे प्रशासन एवं वित्त की अच्छी जानकारी हो। वह व्यक्ति जिसे प्रशासन एवं वित्त की अच्छी जानकारी हो। और चौथा लिखेंगे अ पर्सन हु हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। वह व्यक्ति जो अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी रखता हो। वह व्यक्ति जो अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी रखता हो। और अ पर्सन हु हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद लिखिए वर्क्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के कार्य। वर्क्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग के कार्य। क्या क्या काम होता है फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग का? सबसे पहले लिखेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। टू डिस्ट्रीब्यूट मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। लिखेंगे संघ एवं राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना। संघ और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना। टू डिस्ट्रीब्यूट मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। टू डिस्ट्रीब्यूट मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। संघ एवं राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना। दूसरा काम लिखेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट मनी नॉलेज का क्राइटेरिया क्या होगा? सिर्फ उतना होगा, ठीक है, जिसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति योग्य समझे।
भाई आपको पता है ना, राष्ट्रपति हर काम किसके रिकमेंडेशन पर करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही तो क्या करेगा, एक व्यक्ति को रिकमेंड करेगा जिसे फाइनेंस कमीशन का हेड बनाना होगा, और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देगा। अब यहाँ पे हमें सीजीएल का पेपर थोड़ी देना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, फॉर्म भरेंगे, पहले प्रीलिम्स देंगे फिर मेंस देंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, टू डिस्ट्रीब्यूट मनी, टू डिस्ट्रीब्यूट मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स एंड कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया, टू डिस्ट्रीब्यूट टू डिस्ट्रीब्यूट मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स एंड कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया। लिखेंगे भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि से धन का बंटवारा करना, भारत की संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि से धन का बंटवारा करना। भारत सरकार के जितने भी वार्षिक आय और व्यय होते हैं, यानी कि जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी खर्चे और इनकम्स होती हैं, इसके अलावा जितनी भी लेनदारी और देनदारी होती है, उन सबको निकालने के बाद ही जो धन बचता है वही क्या कहलाता है? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। और आकस्मिकता निधि वो निधि होती है, वो फंड्स होते हैं जो केवल और केवल इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए क्या रखे जाते हैं, बनाकर रखे जाते हैं। वो केवल और केवल इमरजेंसी सिचुएशंस में ही वहां से धन निकाला जा सकता है। और तीसरा काम फाइनेंस कमीशन का क्या होता है? स्पेलिंग क्या है भाई, किसकी स्पेलिंग? कंसोलिडेटेड फंड्स, ठीक है, और एक है कॉन्टीजेंसी फंड्स, उसे कहते हैं संचित निधि, इसे कहते हैं आकस्मिकता निधि। और तीसरा कार्य जो फाइनेंस कमीशन का होता है, लिखेंगे टू गिव फाइनेंशियल एडवाइस, लिखेंगे टू गिव फाइनेंशियल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टू गिव द फाइनेंशियल एडवाइस, टू गिव, सर मैथ 40 की क्लास नहीं चल रही है। अच्छा मेरे भाई, ये मैसेज पहुंचाना है ना, ठीक है भाई, ये मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। कौन सी क्लास नहीं चल रही है ये भी बता दो, लाइव क्लास नहीं चल रही है या रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है? टू गिव फाइनेंशियल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना। नेक्स्ट, अगला हेडिंग डालिए। अगला आपको पढ़ना है पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। लिखिए थर्ड वर्क क्या बोला मैंने, तीसरा बोला टू गिव फाइनेंशियल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। यह है आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे सबसे पहला आर्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट है, लिखिए आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312।
आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 लिखेंगे इसमें है ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं। लिखेंगे आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 जिसमें है ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं। देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। लिखेंगे अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या 3 है। सबसे पहली ध्यान रखेंगे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सबसे पहली कहलाती है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हिंदी में लिखेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा लिखिए IPS इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सर्विस। और तीसरा IFS जो कहलाती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या भारतीय वन सेवा। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या भारतीय वन सेवा। नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315। आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 लिखेंगे देयर इज अ प्रोविजन ऑफ UPSC फॉर यूनियन एंड स्टेट PSC फॉर ईच स्टेट। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ UPSC फॉर यूनियन एंड स्टेट PSC फॉर ईच स्टेट। लिखेंगे संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए या प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। लिखेंगे देयर कैन बी अ कॉमन स्टेट PSC, देयर कैन बी अ कॉमन स्टेट PSC फॉर 2 और मोर स्टेट्स। देयर कैन बी अ कॉमन स्टेट PSC फॉर 2 और मोर स्टेट्स। लिखेंगे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। इसके बाद लिखिए आर्टिकल 316। लिखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड देयर टर्म। लिखेंगे सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड देयर टर्म। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड देयर टर्म सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। एक तरफ लिख लीजिए UPSC और एक तरफ लिख लीजिए स्टेट PSC। एक तरफ UPSC और एक तरफ स्टेट PSC। UPSC में लिखेंगे चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। UPSC में लिखेंगे चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और स्टेट PSC में लिखेंगे चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर।
तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यूपीएससी में लिखेंगे देयर आर 9 to 11 मेंबर्स इन यूपीएससी, देयर आर 9 to 11 मेंबर्स इन यूपीएससी, बट द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट फिक्स्ड इन स्टेट पीएससी, बट द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नॉट फिक्स्ड इन स्टेट पीएससी। तो जो यूपीएससी है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसमें 9 से 11 सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति निर्धारित होता करता है, लेकिन स्टेट पीएससी में सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं होती है, ये राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बाद टर्म, कार्यकाल, यूपीएससी चेयरमैन का कार्यकाल लिख लीजिए 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, और स्टेट पीएससी में लिख लीजिएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु। 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, वहां पर है 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु। नेक्स्ट, यूपीएससी में लिखेंगे रेजिग्नेशन इज गिवन टू द प्रेसिडेंट। भाई यूपीएससी अध्यक्ष राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, लेकिन अगर स्टेट पीएससी में की बात करेंगे तो लिख लीजिएगा रेजिग्नेशन इज गिवन टू द गवर्नर। यूपीएससी में रेजिग्नेशन इज गिवन टू द प्रेसिडेंट और स्टेट पीएससी में रेजिग्नेशन इज गिवन टू द गवर्नर। चलिए, तो 316 तक हम पहुंचे हैं। आज की कहानी को यहीं पर रोकते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे और कल फिनिश करेंगे पार्ट 14 और एक और पार्ट करेंगे पार्ट 15, जिसमें हमें पढ़ना है इलेक्शन के बारे में। ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी समाप्त कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए जी।